विकास चाहने वाले लोग और इस देश के अंदर तरक्की चाहने वाले लोग एनडीए के वोटर्स हैं और बहुत मजबूती से हमारे पक्ष में है, गोलबंदी है, उसमें कोई बात नहीं। आप देखिए जगदानंद जी जिस मानक की बात करते थे, पिछले अगर मैं 5-7 सालों की मैं बात करूं तो उनके 3 पुत्र चुनाव लड़ चुके हैं और आपसी समन्वय कैसे बेहतर हो, इसी के लिए हम लोग 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बैठेंगे। जो हमारी रणनीति है वो दिखने लग जाएगा कि हम 4-0 का स्ट्राइक रेट क्यों ले पाएंगे, उसके पीछे की जो वजह है, जो हमारी रणनीति है वो दिखेगा। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और महागठबंधन एनडीए लगा हुआ कि किसी तरीके से ये सीट हमारे पाले में आए। प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 2 साल यात्रा करने के बाद पहली बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे हैं और वो कह रहे हैं कि हम दिखा देंगे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। हालांकि इन 4 सीट में से 3 सीट महागठबंधन की है, 1 सीट एनडीए की है और एनडीए प्रयास कर रहा है कि चारों की चारों सीट हमारे पाले में चली आए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है कि 4 में से कितना सीट आपके पाले में आएगा? एनडीए का स्ट्राइक रेट 4-0 का होगा। 4-0 बिल्कुल, इसमें कहीं कोई बहस नहीं है और इसके पीछे बहुत पुख्ता रणनीति भी है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की यात्रा भी उस इलाके में हो रही है। कल बेलागंज में वो मौजूद थे, आज रामगढ़ के कार्यक्रम में मौजूद हैं। और यही नहीं, सिर्फ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग एक-एक चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और आगामी 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास में एनडीए में जो भी घटक दल हैं, चाहे वो रामविलास जी चिराग पासवान जी की पार्टी हो या हमारी पार्टी हो या हम हो या जदयू या बीजेपी, कोई भी जो पार्टी है, उन सभी के जो प्रमुख 10 लोग हैं जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि इन क्षेत्रों में आपको काम करना है, उन सभी को एक साथ बैठा करके कैसे क्या रणनीति हमारी होगी, मतलब कि गठबंधन दलों के बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, बॉन्डिंग हो, सिर्फ नेताओं के स्तर पर नहीं, बिल्कुल नीचे के कार्यकर्ता के स्तर पर हमारी बॉन्डिंग कैसे हो, इसके लिए रणनीति हम लोग लगातार बना रहे हैं। और आप देखिए चाहे वो इमामगंज हो, चाहे बेलागंज हो, चाहे रामगढ़ हो या तरारी हो, हर जगह सभी पार्टी के लोग बहुत मजबूती से नामांकन से लेकर के आगे की रणनीति में लगे हुए हैं। और 28 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब बैठक होगी तो मुझे लगता है कि एक तरह से कहिए कि जो हमारी रणनीति है वो दिखने लग जाएगा कि हम 4-0 का स्ट्राइक रेट क्यों ले पाएंगे, उसके पीछे की जो वजह है, जो हमारी रणनीति है वो दिखेगा। और बिहार के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे आप पुल की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें या पंचायतों की बात कर लें, हर स्तर पर जो बिहार के अंदर विकास की जो नई रूपरेखा जो बन रही है, पिछले दिनों आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार में एक्टिव हैं। नौकरियों का सवाल है, चाहे वो टीचर की बात हो, चाहे दरोगा की बात हो, हर स्तर पर जो हमारी जो कोशिश है और जो हम गठबंधन दलों के साथ जो हमारी बॉन्डिंग है, ये दोनों मिल करके जो जनता का भरोसा और विश्वास है वो आपको इस चुनाव में दिखेगा और स्ट्राइक रेट 4-0 का रहेगा। 4-0 का स्ट्राइक रेट। बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ और ये तरारी, ये सारी सीटें आपके पास। लेकिन इस अगर देखा जाए तो सिर्फ इमामगंज छोड़कर बेलागंज, तरारी और रामगढ़, ये तीनों सीटें जो हैं, 2 सीटें राजद की थी, 1 अवाम दल की थी, इन सीटों पर भी आप अधिकार जमा रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि 4-0 का मतलब ये सभी सीटें हैं ना, कोई एक सीट नहीं है। 2020 के चुनाव में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी रालोसपा हो उस वक्त की, चाहे चिराग पासवान जी की जो पार्टी है उस वक्त की जो पार्टी थी, वो जो चीज़ें हुई थी उस समय, उसका नुकसान एनडीए को हुआ था। और अभी की जो बॉन्डिंग है, आप देखिए उस वक्त चिराग जी की भी पार्टी इस गठबंधन में नहीं थी और हमारी पार्टी भी नहीं थी। और लोकसभा चुनाव के अंदर जो कुछ कन्फ्यूज़न हुआ शाहाबाद के क्षेत्र में, उनसे हमने सीखा है और यही कारण है कि हम उन चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं और आपसी समन्वय कैसे बेहतर हो, इसी के लिए हम लोग 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बैठेंगे और एक एक पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे और जनता के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे, वोटर्स के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे हमारी रणनीति लोगों को समझा पाएँ, ये सब चीज़ आपको 28 के बाद आपको दिखने लगेगा। मतलब कि लोकसभा से आप लोगों ने सीखा है
और विधानसभा की तैयारी के लिए ये उपचुनाव एक सेमीफाइनल के तौर पर आप लोग खेल रहे हैं। देखिए, सेमीफाइनल हम नहीं मानते हैं, हम फाइनल मानते हैं। हम बिहार मानते हैं, बिहार का डेवलपमेंट मानते हैं, बिहार के लोगों को मानते हैं, और उनके लिए ये 4-0 हमारा जीतना जरूरी है, और हमारा लक्ष्य है 4-0, तो हम 4-0 का स्ट्राइक रेट लेंगे। जहाँ तक बात है सेमीफाइनल या इस तरह की कोई बात और सीखने की बात, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा गठबंधन जिन चीज़ों पर काम करता है, अगर वहाँ कोई चूक होती है तो हमारे यहाँ समन्वय की स्थिति इतनी बेहतर है कि हम लोग आपसी समन्वय से उन चीज़ों पर काम करते हैं, और कैसे उन चीज़ों को हम दूर करें, कैसे इन बाधाओं को दूर करें, इन सब पर हम काम करते हैं। और इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि 28 तारीख को जो बैठक होगी, उस बैठक के बाद जो एनडीए दिखेगा आपको विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में, वो एक नए क्लेवर में, एक नई रणनीति के साथ दिखेगा, और बिल्कुल जनता से कनेक्ट करता हुआ दिखेगा। आपको लगता है कि एक तरफ 34 साल का एक गढ़ है, दूसरी तरफ बेलागंज में आप रामगढ़ में जाते हैं तो वहाँ जगदानंद सिंह का गढ़ माना जा रहा है। शाहाबाद क्षेत्र से आप लोग पूरी तरीके से समाप्त हो गए, तरारी में वामदल है, तो आपको लगता है कि इन सीटों पर आप अधिकार जमा पाएंगे? देखिए, मैं फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ, अब अगर रामगढ़ की बात आप करते हैं तो जगदानंद जी को तो कुछ चीज़ों को तो मुझे लगता है कि अगर आप पत्रकार हैं तो जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उन्होंने किन किन चीज़ों पर काम किया है। उन्होंने अनुशासन की बात कही, उन्होंने अपने यहाँ लाइब्रेरी बनाई, लोहिया और जयप्रकाश जी को पढ़ने की बात कही, उन्होंने तमाम चीज़ें कही है। उन्होंने एक राजनीति के मानक उन्होंने तय किए। एक समय ऐसा देखा जब उन्होंने अपने पुत्र को हराने का काम किया पार्टी की नीति और सिद्धांत के लिए, लेकिन आज उसी पार्टी के जो नेता हैं, लालू जी हैं, उनके परिवार के लोग हैं। चूँकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जिस दल का वो होता है तो वो कनेक्ट करता है, तो इसलिए आप देखेंगे कि गांधी परिवार हो या लालू जी का परिवार हो या रामविलास जी का परिवार है, उससे उनकी जो समर्थक जनता होती है वो कनेक्ट करते हैं। लेकिन आप देखिए, जगदानंद जी जिस मानक की बात करते थे, पिछले अगर मैं 5-7 सालों की मैं बात करूं तो उनके 3 पुत्र चुनाव लड़ चुके हैं। एक विधान परिषद का चुनाव लड़ चुके, एक लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, फिर अभी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, क्या कोई एक परिवार जो इतने बड़े मानक की बात स्थापित करने की बात करता हो, वो अचानक इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करेगा। मैं इसलिए बात मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने क्या नहीं नीति और सिद्धांत की बात कही, उसका ये डाउनफॉल ये चौंकाता है। दूसरी बात आपने कहा बेलागंज को लेकर के, तो बेलागंज को लेकर के बहुत स्पष्ट है कि चाहे लोकसभा चुनाव जिन परिस्थितियों में जीते हों, ये परिस्थिति क्या थी आपको मालूम है, वहाँ कैंडिडेट को लेकर के जो बहुत सारी चीज़ें थी वो सब था, लेकिन वहाँ की जनता ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम एक को जिताएंगे तो उसका एक फ़ोटोकॉपी वहीं पर आ जाएगा। ठीक है, उनको कहीं पर एक मौका मिला, इसलिए मौका मिला क्योंकि एक जनता हमसे नाराज़ थी वहाँ पे, तो वो वोट लेकर के अलग हो गए, तो सुरेंद्र यादव जीत गए। वो जनता के मैंडेट से नहीं जीते, निगेटिव वोट से जीते। जो बीच की जनता जो हमसे नाराज़ हो गई, वो वोट खिसक गया हमसे, इसलिए वो जीत गए। इनका वोट उनको नहीं मिला, ये बात समझिए आप। तो ऐसी परिस्थिति में किसी परिस्थितिवश जीत गया। 2020 में जो आरजेडी चुनाव जीती, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो रामविलास जी की जो पार्टी थी, लोजपा रामविलास, या रालोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी, इन्होंने अपने तरफ वोट किया और आरजेडी का वोट अस्थिर रहा, तो इसका नुकसान एनडीए को, वही फायदा यहाँ पे लोकसभा अलग रहे इसकी वजह से। हाँ, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अब ये कोई विषय ही नहीं है, अब सीधा विषय है 4-0। और एनडीए में बार बार मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए न सिर्फ विकास पर काम कर रहा है, बल्कि लीडर से लेकर के कार्यकर्ता तक कैसे समन्वय हो। ट्रांसफर करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे, क्यों नहीं करा पाएंगे, को मना पाएंगे कि हम लोग एक हो? बिल्कुल। और देखिए, हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों अपने कार्यालय में जो भाषण दिया, उन्होंने उसमें बहुत स्पष्ट रणनीति बताई कि कैसे हम कार्यकर्ताओं के समन्वय की भी पर भी काम करेंगे। हमारी पार्टी के जो नेता सर्वे सर्वा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो यात्रा कर रहा है, तो आपने कई तस्वीर देखी होगी, जिस जिले में वो जा रहे हैं एनडीए के तमाम जिलाध्यक्षों के साथ वो लगातार बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एनडीए के घटक दलों में जो समन्वय है, वो आपको तस्वीर पूरे देश के घटक दलों में ये समन्वय और उसके पीछे ये चिंता
कि कैसे समन्वय और बेहतर हो, ये आपको नहीं दिखेगा। तो कुशवाहा वोट ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल, कहीं कोई शक शुबा नहीं है उसमें, कोई शक नहीं। ना कहीं कोई सवाल नहीं है। एनडीए की तरफ तमाम सामाजिक न्याय चाहने वाले लोग, विकास चाहने वाले लोग और इस देश के अंदर तरक्की चाहने वाले लोग एनडीए के वोटर्स हैं और बहुत मजबूती से हमारे पक्ष में है, गोलबंदी है, उसमें कोई बहस नहीं है। तो चलिए, एनडीए को तमाम जाति और धर्मों का वोट जो है वो मिलने वाला है। 4-0 का रिकॉर्ड ये लोग बनाने वाले हैं, मतलब कि एनडीए को 4 की 4 सीटें मिलने वाली है, महागठबंधन के 0 सीटें मिलने वाली है। जबकि 3 सीटें महागठबंधन की थी, 1 सीट एनडीए की थी, लेकिन इनका मानना है कि चारों की चारों सीट हमारे पाले में आने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जितना वोट बैंक है सब एनडीए को ट्रांसफ़र हो। चिराग पासवान भी लगे हुए हैं, नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है और जीतन राम मांझी भी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये चारों की चारों सीटें हमारे पाले में आ जाए। ये एक तरीके का सेमीफाइनल आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि फाइनल मैच 2025 में होने वाला है। उसके पहले सेमीफाइनल खेलने के लिए तमाम पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सेमीफाइनल जीतता कौन है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।